कल से जब से ये तस्वीर देखी है, ये वीडियो देखा है, मन काफ़ी विचलित है। आगरा हाईवे पर अपने गांव, अपने घरों को लौटते प्रवासी मजदूर परिवारों का एक जत्था, एक ट्रॉली बैग, उस ट्रॉली बैग को रस्सी से खींचती एक औरत, और ट्रॉली बैग पर सोता एक 7-8 साल का बच्चा। पता नहीं माँ गोदी में बच्चे को लेकर थक गई थी या बेटा चलते चलते थक गया था। खैर, माँ ने तरकीब सोची, ट्रॉली बैग पर बच्चे को सुला दिया, मानो वही उसका बिस्तरा हो, और आकाश में वो बड़ा सा लालटेन जिसकी चिलचिलाती गर्मी में शायद उस बच्चे को ज़्यादा गहरी नींद आ जाए। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों के गुस्से, दुख, दर्द का समंदर फूट पड़ा। उस बच्चे की तस्वीर देख के मुझे भी कुछ याद आया। शायर शेर मोहम्मद खान, जो इब्ने इंशा के नाम से मशहूर हुए, उनकी एक बड़ी चर्चित और बेहतरीन कविता याद आई। वो कविता मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक है, ये बच्चा किसका बच्चा है। ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा भूखा भूखा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। ना इसके पेट में रोटी है, ना इसके तन पर कपड़ा है, ना इसके सर पर टोपी है, ना इसके पैर में जूता है, ना इसके पास खिलौना है, कोई भालू है, कोई घोड़ा है, ना इसका जी बहलाने को कोई लोरी है, कोई झूला है। हम जिस आदम के बेटे हैं वो उस आदम का बेटा है। ये आदम एक ही आदम है, ये गोरा है या काला है। ये धरती एक ही धरती है, ये दुनिया एक ही दुनिया है। सब एक दाता के बंदे हैं, सब बंदों का एक दाता है। कुछ पूरब पश्चिम फर्क नहीं, इस धरती पर हक सबका है। ये तन्हा बच्चा बेचारा, ये बच्चा जो यहाँ बैठा है, इस बच्चे की कहीं भूख मिटे क्या मुश्किल है, हो सकता है इस बच्चे को कहीं दूध मिले। हाँ, दूध यहाँ बहुत तेरा है। इस बच्चे का कोई तन ढाके क्या कपड़ों का यहाँ तोड़ा है। इस बच्चे को कोई गोद मिले, इंसान जो अब तक जिंदा है। फिर देखिए कैसा बच्चा है, ये कितना प्यारा बच्चा है। इस जग में सब कुछ रब का है, जो रब का है वो सबका है। सब अपने हैं, कोई गैर नहीं, हर चीज में सबका साझा है। जो बढ़ता है, जो उगता है, वो दाना है या मेवा है, जो कपड़ा है, जो कंबल है, जो चांदी है, जो सोना है, वह सारा है इस बच्चे का, जो तेरा है, जो मेरा है। ये बच्चा किसका बच्चा है, यह बच्चा सबका बच्चा है। और इन मजदूरों के जले पर नमक छिड़का आगरा के डीएम ने। जब इस वायरल वीडियो पर उनकी टिप्पणी मांगी गई तो बोले, अरे हम भी जब छोटे थे तो जब हमारे पिताजी हमें कहीं ले जाते थे तो हम उनके साथ ऐसे ही अटैची पर बैठ कर जाते थे। जहां तक यूपी की बात है, आगरा में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है अब तक। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार की सहायता पैकेज की घोषणा से आर्थिक बदहाली, खासकर प्रवासी मजदूरों की, क्या ये ठीक होगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। सूटकेस पर सोते उस बच्चे, ट्रॉली बैग पर सोते उस बच्चे, उसके माँ बाप की व्यथा, बेबसी, लाचारी, बेहाली, मजदूरों की हालत किसी से नहीं छुपी। एक राज्य से दूसरे राज्य पैदल सड़क नापता मजदूरों का परिवार, सड़क पर दम तोड़ते मजदूर, उसी सड़क पर नई जिंदगी को जन्म देती माएँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से आपने इन मजदूरों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द भी सुने क्या उस दिन उनके भाषण में, जब उन्होंने लॉकडाउन 4.0 के अनाउंसमेंट की बात की? प्रवासी मजदूरों के हाल पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन आज पहले बात महाराष्ट्र में न थमने वाले कोरोना को लेकर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई भगवान पार्ते। कल कोरोना से इनकी मौत हो गई। एएसआई भगवान पार्ते पहले मुंबई पुलिस के कर्मचारी नहीं जिनकी कोरोना में जान गई। कल ही एएसआई पार्ते के एक और साथी एएसआई मुरलीधर वाघमारे भी
कोरोना से अपनी जंग हार गए। लेकिन यहां पर मैं आपको भगवान पार्थे की कहानी सुनाना चाहता हूं। आपको अंदाजा लगेगा, एक तो ये कि संक्रमण कितना खौफनाक है, दूसरा कि किन हालातों में हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर सेवा भाव से कोरोना से जूझने में लगे हैं, और तीसरी बात पता चलेगा क्वारंटीन सेंटर्स का बुरा हाल। एबीपी न्यूज़ के मेरे पुराने साथी और वेस्टर्न इंडिया एडिटर जितेंद्र दीक्षित ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि वो एएसआई भगवान पार्थे को जानते थे। जितेंद्र बताते हैं कि इसी 4 मई को भगवान पार्थे ने उन्हें फ़ोन किया था और अपनी आप बीती सुनाई कि उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है। उन्होंने बताया कि शिवाजी नगर झुग्गी में एक लाश मिलने की कॉल के बाद वो वहां गए थे, जिसके बाद ही उनकी हालत बिगड़नी शुरू हुई। टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकले। नवी मुंबई के एक अस्पताल में वो खुद ही जाकर भर्ती हो गए। 2 दिन बाद उनकी पत्नी और बच्चे को क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया, पास के ही। जितेंद्र दीक्षित लिखते हैं कि एएसआई पार्थे ने उन्हें बताया कि नवी मुंबई के उस क्वारंटीन सेंटर में जहां पर उनकी बीवी और बच्चे को ले जाया गया था, वहां की हालत नर्क जैसी थी। वहां साफ सफाई नहीं थी, बेसिक सुविधाएं नहीं थी, पानी गर्म नहीं कर सकते थे, लेटने के लिए जगह नहीं थी, चादर गंदी थी, डस्टबिन में कचरा उठाने वाला कोई नहीं था। जब भगवान पार्थे की वाइफ पहुंची वहां पर तो उन्हें कहा गया, अपना कमरा खुद साफ कर लीजिए, अपना बेड खुद साफ कर लीजिए, कूड़ा खुद ही उठा लीजिए। एएसआई पार्थे खुद से ज्यादा अपने परिवार को लेकर चिंतित थे, जबकि वो खुद कोरोना से जूझ रहे थे। और इसलिए उन्होंने जितेंद्र को फ़ोन किया कि हो सके तो किसी से बात करके क्वारंटीन सेंटर की हालत ठीक करवा सकें तो अच्छा है। पार्थे अब इस दुनिया में नहीं और उनका परिवार अब क्वारंटीन सेंटर से डिस्चार्ज हो चुका है। मुंबई पुलिस में अब तक कोरोना से 6 मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की ये 9वीं मौत थी कोरोना से। लेकिन याद करिए, जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था तब ऐसी काफ़ी रिपोर्ट छप रही थी कि उद्धव ठाकरे सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ठाकरे सरकार ने तो 20 मार्च को ही लॉकडाउन लगा दिया था, जबकि पूरे देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज भारत में कुल कोरोना मौत की 40% मौत सिर्फ महाराष्ट्र में है, और इनमें भी लगभग अकेले मुंबई में 620 मौत हो चुकी है। जानकार बताते हैं कि मुंबई में आबादी का घनत्व कोरोना फैलने का बड़ा कारण बना। झुग्गी बस्तियों में काफी फैला कोरोना। सोचिए, 2 किलोमीटर के दायरे में 7.5 लाख लोग की आबादी। मैं बात कर रहा हूं धारावी की। ज्यादातर लोग कारखानों के कर्मचारी हैं। जहां पे धारावी में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हो चुके हैं, 1061, और अब तक धारावी में ही 49 मौत हो चुकी है कोरोना से। अब चूंकि कारखाने भी बंद हैं तो धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मुश्किल हो गया, क्योंकि कोई काम पर नहीं जा पा रहा है। सारी आबादी वहीं बस्ती में ही है। पहले चले आते थे लोग तो काफ़ी आबादी एक समय के लिए खाली हो जाती थी। इसी तरह शहर में वर्ली और वडाला में भी बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं जहां कोरोना फैला है। मुंबई में 2500 इमारतें कोरोना कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुकी हैं। कल ही महाराष्ट्र में 44 मौत हुई है, एक दिन में 44 मौत, जिसमें 25 मौत मुंबई में हुई कोरोना की मौतें। पूरे राज्य में 3 लाख से ज़्यादा लोग क्वारंटीन में हैं और 1500 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं पूरे महाराष्ट्र में। वापस लौटता हूं प्रवासी मजदूर की अपनी अधूरी कहानी पर। उस दिन प्रधानमंत्री जी प्रवासी मजदूरों पर तो एक शब्द नहीं बोले। हाँ, कुछ जुमले उन्होंने ज़रूर फेंके कि कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। शायद उन लाखों प्रवासी मजदूरों ने प्रधानमंत्री की मन की बात पहले ही पढ़ ली थी। उनको मालूम था उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, सरकार भी नहीं। उनको आत्मनिर्भर बनना होगा, बनना था। आत्मनिर्भरता तो उनके डीएनए में है। उन्होंने कब किसी के सामने हाथ फैलाया?
इसलिए जब रोजी चली गई, बचत खत्म हो गई, रोटी देने वाला कोई नहीं बचा और सरकार ने भी हाथ खींच लिए, ये सरकारी सहायता उन तक पहुंची ही नहीं, ट्रेनें यार्ड में खड़ी रहीं, तो उन लाखों प्रवासी मजदूर परिवारों ने अपने घर जाने की ठान ली और निकल पड़े सैकड़ों मील दूर अपने गांव की ओर पैदल। आत्मनिर्भर भारत की मशाल हाथ में पकड़े। उन्हें नहीं मालूम था इस मशाल की लौ में वो तब कर निकलेंगे, क्योंकि हौसले से भरी आत्मनिर्भर भारत की एक कौम झुकना नहीं जानती। हमारे प्रधानमंत्री जी हम पर अटूट विश्वास करते हैं, इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने की उन्होंने जिम्मेदारी भी हम पर डाल दी। ताली हम बजाएं, सोशल डिस्टेंसिंग हम रखें, टेस्टिंग किट का अभाव हम झेलें, क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की कमी हम झेलें, रोटी रोज़ी हमारी जाए, तनख्वाह हमारी कटे और प्रधानमंत्री जी कहें कि भाई टैक्स रिफंड दे तो रहा हूँ। आखिर कल जाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रवासी मजदूरों के लिए भी पैकेज की घोषणा की। वन नेशन वन राशन कार्ड, किसी भी राज्य में ये राशन कार्ड चलेगा। घर लौट रहे मजदूरों को 5 किलो अनाज, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 2 महीने ये अनाज मिलेगा। ये वो करोड़ों मजदूर हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर नहीं होते। यानी सरकार मान रही है कि प्रवासी मजदूरों को ये सब अब तक नहीं मिल रहा था। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि इन मजदूरों को मनरेगा के तहत भी रोजगार दिया जाएगा। रेहड़ी खोमची वालों के लिए भी कर्ज दिलाने में सहायता दी जाएगी। यानी मोदी जी ने बैंकों को बोला है कर्ज देने के लिए। सरकारी बैंक है सर जी, पब्लिक के पैसों पर चल रहे हैं, किसी की मिल्कियत नहीं। वैसे बैंक का और क्या काम है मोदी जी? और जो बैंक से कर्ज लिए जाएंगे क्या उसे लौटाना नहीं होगा? लौटाना तो होगा ना। तो ये कैसी सहायता हुई? यानी न कोरोना रोक पाए, न समय रहते प्रवासी मजदूरों को सहायता दे पाए। और दिलचस्प बात यह है कि जब कोरोना अपने चरम पर है, रोज़ अमूमन 100 लोग मर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री लॉकडाउन खोलने का मन बना रहे, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है। आज का मेरा सवाल मैं फिर दोहराता हूं कि सरकार की सहायता पैकेज की घोषणा से प्रवासी मजदूरों की आर्थिक बदहाली ठीक होगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।